नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बीजेपी नेताओं से मिलकर नई राजनीतिक जोड़-तोड़ करने की खबरों को कांग्रेस ने पूरी तरह खारिज कर दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद केसी वेणुगोपाल ने साफ कहा कि इंडिया गठबंधन झारखंड में बिल्कुल मजबूत है और टूटने वाला नहीं है। वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मैंने हेमंत सोरेन जी से बात की है। हमारी इंडिया गठबंधन सरकार झारखंड में पूरी तरह एकजुट है और जनता की भलाई के लिए काम करती रहेगी। उन्होंने कहा ये सारी अफवाहें राइट विंग ट्रोल नेटवर्क फैला रहे हैं जो राजनीतिक असुरक्षा का नतीजा है। बता दें, पिछले कुछ दिनों से हेमंत सोरेन को लेकर चर्चा तेज हो गई थी कि क्या वो एनडीए के साथ जाने वाले हैं। दरअसल हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन दिल्ली गए थे और वहां कुछ बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात हुई। इन्हीं अटकलों ने झारखंड में सत्ता परिवर्तन की चर्चा को तेज कर दिया। इस बीच झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार की भी दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई। इसे भी राजनीतिक हलकों में जोड़कर देखा जा रहा था। बता दें, सोरेन के खिलाफ ईडी मामलों की वजह से चर्चा तेज है। सूत्रों के मुताबिक हेमंत सोरेन ईडी की लंबित जांचों को लेकर चिंतित हो सकते हैं। इसी वजह से यह अनुमान लगाया जा रहा था कि वो केंद्र सरकार से बेहतर संबंध बनाने या नई राजनीतिक साझेदारी बनाने की सोच रहे होंगे। हालांकि कांग्रेस ने अब स्पष्ट कर दिया है कि गठबंधन में कोई दरार नहीं है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुरुवार को भारत की राजकीय यात्रा पर दिल्ली पहुंच रहे हैं। यह उनकी यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पहली भारत यात्रा है और इससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी हलचल मानी जा रही है। मॉस्को के एक विश्लेषकों के मुताबिक अमेरिका के दबाव से भारत रूस संबंध को बचाना राष्ट्रपति पुतिन की सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गया है। वॉशिंगटन की नाराजगी और बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बावजूद पुतिन भारत के साथ पुराना रणनीतिक रिश्ता मजबूत रखना चाहते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पुतिन की इस यात्रा का मुख्य एजेंडा रक्षा, ऊर्जा और आर्थिक साझेदारी को सुरक्षित रखना है। अमेरिका ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा से पहले भारत के साथ रक्षा सहयोग से जुड़ी अहम जानकारी साझा की। अमेरिका ने इसे दोनों देशों की रक्षा संबंधों के लिए अच्छी खबर बताया है। दक्षिण और मध्य एशिया से संबंधित अमेरिकी नीति देखने वाला ब्यूरो ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर ने ये जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। ब्यूरो ने बताया कि भारत के रक्षा मंत्रालय ने अपने 24 SS-60R हॉक हेलीकॉप्टरों के लिए सस्टेनमेंट पैकेज पर हस्ताक्षर किए हैं। इन हेलीकॉप्टरों का विकास लॉकहीड मार्टिन ने किया है। बयान के अनुसार 94.6 करोड़ डॉलर का ये पैकेज भारतीय नौसेना की समुद्री क्षमताओं को मजबूत करेगा और अमेरिका सहित क्षेत्रीय साझेदारों के साथ तालमेल बढ़ाएगा। अमेरिका ने कहा यह कदम दोनों देशों को अधिक सुरक्षित और समृद्ध बनाने में मदद करेगा। समाजवादी पार्टी के सांसद मुहिबुल्लाह नदवी ने बुधवार को लोकसभा में एक ऐसा बयान दे दिया जिससे बड़ा विवाद खड़ा हो गया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए उन्हें फिर से जिहाद करना पड़ सकता है। यूपी के रामपुर से सांसद नदवी ने लोकसभा में सरकार के वक्फ संशोधन बिल को लेकर कड़ा विरोध जताया। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 को दबा दिया है। आजादी की लड़ाई लड़ने वाले मुसलमानों के वंशज सोचने पर मजबूर हैं कि क्या उन्हें फिर से जिहाद करना पड़ेगा। आखिर मुसलमान कब तक ये दमन सहते रहेंगे। उनका आरोप है कि सरकार का रवैया मुस्लिम समाज के खिलाफ भेदभावपूर्ण है। उनके बयान पर बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, यह बयान बेहद आपराधिक है। ये समाज में हिंसा भड़काता है, दंगे की ओर ले जाता है। सांसद होने के बावजूद उन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने भी इसे असंवेदनशील बयान बताया और कहा कि संसद में कही गई हर बात की गंभीरता होती है। ऐसे बयान बेहद चिंताजनक हैं। पश्चिम बंगाल में वक्फ संपत्तियों के डिजिटलीकरण को लेकर उठ रहे विरोध के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को मुसलमानों और अल्पसंख्यक समुदाय को आश्वस्त किया है। उन्होंने कहा कि जब तक मैं हूं किसी को भी लोगों की संपत्ति नहीं छूने दूंगी। ममता बनर्जी ने मालदा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ लोग धर्म के आधार पर समाज में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। वक्फ संशोधन कानून तो बीजेपी लेकर आई थी। हमने विधानसभा में इसके खिलाफ प्रस्ताव लाया था और सुप्रीम कोर्ट में केस भी दायर किया है जो अभी चल रहा है। उन्होंने साफ कहा कि मैं किसी को अल्पसंख्यकों के खिलाफ जाने नहीं दूंगी, चाहे कोई भी हो। मैं किसी धार्मिक स्थल को छूने नहीं दूंगी। मैं सांप्रदायिक राजनीति नहीं करती।
बता दें, कुछ दिन पहले ममता सरकार के अल्पसंख्यक कार्य विभाग की एक चिट्ठी वायरल हुई, जिसमें सभी जिला अधिकारियों को आदेश दिया गया था कि राज्य की रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियों का डेटा केंद्र के पोर्टल पर अपलोड किया जाए। ये आदेश सार्वजनिक होने के बाद मुस्लिम समुदाय के कुछ नेता डिजिटलीकरण को लेकर चिंतित हो गए और सरकार पर सवाल उठाने लगे। पश्चिम बंगाल में जमीयत उलमा ए हिंद के अध्यक्ष और टीएमसी मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने मंगलवार को चेतावनी भरे शब्दों में कहा कि अगर वक्फ संपत्तियां छीनी गईं तो मुसलमान चुप नहीं बैठेंगे। कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि एसी कमरे में बैठकर कुछ भी कहना आसान है, लेकिन कोई गांव में जाकर कहकर दिखाए कि वक्फ की संपत्ति अब उनकी नहीं रही। ये फैसला मुसलमानों पर जबरदस्ती थोपा गया है। हम इसे सही नीयत से लिया गया कदम नहीं मानते। दरअसल केंद्र के वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को महीनों तक लागू करने से इनकार करने के बाद टीएमसी सरकार ने पिछले सप्ताह आखिरकार इस कानून को मानते हुए राज्य की 82,000 वक्फ संपत्तियों का डेटा 5 दिसंबर तक केंद्र के पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश जारी किया है। चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार पहले कुछ और सोच रही थी, अब मुख्यमंत्री कुछ और सोच रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि वक्फ संपत्तियां बेहद अहम हैं और आने वाला संघर्ष लंबा और मुश्किल होगा। भारतीय रुपया बुधवार 3 दिसंबर को पहली बार 90.24 प्रति डॉलर के ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गया। इस रिकॉर्ड गिरावट ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। विपक्ष ने पीएम मोदी की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। रुपए पर दबाव पिछले कई हफ्तों से जारी है, जबकि आरबीआई लगातार हस्तक्षेप कर रहा है। इसके बावजूद डॉलर की बढ़ती मांग और वैश्विक दबाव के कारण रुपए में और कमजोरी आई है। टीएमसी नेता सागरिका घोष ने सबसे पहले बयान दिया। उन्होंने 2013 की मोदी की टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा, जब 2013 में रुपया 60 पहुंचा था तब नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह का मजाक उड़ाया था। आज रुपया 90 पार कर गया है, अब क्या कहेंगे मोदी जी। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी मोदी के पुराने बयान को याद दिलाया कि डॉलर मजबूत हो रहा है, भारत टिक नहीं पाएगा। उन्होंने कहा कि आज उनकी ही वजह से रुपया 90 के पार आ गया है। कांग्रेस के आधिकारिक एक्स हैंडल ने सवाल उठाया, रुपया गिर क्यों रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जवाब दे। शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने हमला बोलते हुए लिखा कि रुपया 90 पार पहुंच गया है, कई अन्य मुद्राओं के मुकाबले और भी खराब। वित्त मंत्री चुप क्यों हैं? 2014 में अच्छे दिन का वादा किया था, शायद वो किसी और के लिए थे। दिल्ली नगर निगम की 12 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आने के बाद राजधानी की राजनीति फिर गर्म हो गई है। नतीजों में बीजेपी ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की, आप को 3, जबकि कांग्रेस और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक को एक सीट मिली है। नतीजे आने के बाद आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पार्टी ने समर्पित कार्यकर्ताओं को टिकट दिया और जनता का समर्थन लगातार बढ़ रहा है। 10 महीनों में जनता का भरोसा तेजी से वापस आ रहा है। दिल्ली फिर से सकारात्मक राजनीति की ओर लौट रही है। आप दिल्ली प्रमुख सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपनी पहली परीक्षा में फेल हो गई। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो इस समय भारी अव्यवस्था से जूझ रही है। मंगलवार और बुधवार को 200 से ज्यादा फ्लाइट रद्द हुई और सैकड़ों फ्लाइट लेट रही। इससे हजारों यात्री एयरपोर्ट पर घंटों फंसे रहे और कई एयरपोर्ट पर लंबी लंबी लाइनें लग गई। क्यों बिगड़ा पूरा सिस्टम, समझ लेते हैं। दरअसल क्रू की भारी कमी है। 1 नवंबर से नए नियम लागू होने के बाद पायलट और केबिन क्रू के काम करने के घंटे कम कर दिए गए। अब पायलट को ज्यादा आराम और कम उड़ान घंटे की इजाजत है। इससे कई फ्लाइट इसलिए नहीं उड़ सकी क्योंकि उपलब्ध पायलट ही नहीं थे। दूसरा, नए एफडीटीएल नियम से रात की फ्लाइट पर तगड़ा असर पड़ा है। पायलट को ज्यादा साप्ताहिक आराम, रात में लैंडिंग की सीमा 6 से घटाकर 2, लगातार काम करने के घंटे कम। इंडिगो जैसी एयरलाइन जो रोज 2200 से ज्यादा फ्लाइट चलाती है, नई टाइम टेबल समय पर सेट नहीं कर पाई और बड़ी गड़बड़ी हो गई। वहीं दिल्ली और पुणे एयरपोर्ट पर टेक्निकल खराबी हो गई। मंगलवार को दोनों एयरपोर्ट के चेक इन और डिपार्चर सिस्टम फेल हो गए। इससे फ्लाइट की देरी बढ़ती गई और पूरा शेड्यूल गड़बड़ा गया। दूसरे वनडे में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 4 विकेट से हराकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दिए। पहले ओपनर एडेन मार्कराम ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए धमाकेदार शतक लगाया। उनकी पारी ने भारत की गेंदबाजी पर पूरा दबदबा बनाए रखा और मैच का रुख दक्षिण अफ्रीका की ओर मोड़ दिया। मार्करम के आउट होने के बाद भी दक्षिण अफ्रीका की पारी नहीं लड़खड़ाई। मैथ्यू ब्रेड्सके, डेवाल्ड ब्रेविस और इन दोनों ने मिलकर
ठोस साझेदारियां निभाई और भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा और 4 गेंद बाकी रहते दक्षिण अफ्रीका ने 4 विकेट से जीत हासिल कर ली। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.